warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law. Myself मनिंदरजीत कपूर। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स डिस्कस इट। According to the wording of the Article 13, it consists with the concept that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right. That means जो laws fundamental right के साथ consist नहीं कर रहे, that means inconsistent है, और in derogation है, that means उनके खिलाफ है, जहाँ उनके जैसे नहीं है, उनसे उलट है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उन laws का क्या किया जाए? So according to clause 1 of the Article 13, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. That means जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 13 का, वो लग रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले इंडिया की जो टेरिटरी थी उसमें जो लॉज इन फोर्स थे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद किसी तरह पार्ट थर्ड, दैट मीन्स जो फंडामेंटल राइट है, उनसे किसी तरह इनकंसिस्ट कर रहे हैं, जहाँ इन डेरोगेशन है, जहाँ उनको वायलेट कर रहे हैं, तो जिस भी एक्सटेंट तक उनकी इनकंसिस्टेंसी होगी, उनकी डेरोगेटरी उनकी पावर होगी, तो उस लेवल तक, उस एक्सटेंट तक वो जो लॉज होंगे वो वॉइड करार कर दिए जाएंगे। सेकेंडली, इन क्लॉज 2 आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. So clause 2 डील कर रहा है अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। स्टेट के ऊपर एक अथॉरिटी बना दी गई है, स्टेट के ऊपर एक लाइबिलिटी कि वो ऐसे लॉ नहीं बनाएगी। दैट मीन्स देयर इज वर्ड शैल नॉट। जो लॉज किसी भी तरह इस पार्ट के द्वारा जो दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं उनको टेक अवे करे और एब्रिजेस करे, और अगर ऐसा कोई लॉ बनता है जो इन फंडामेंटल राइट की कंट्रावेंशन कर रहा है, उनको वायलेट कर रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो जो क्लॉज है, वो जो लॉ है, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग उस कंट्रावेंशन के एक्सटेंट तक, दैट मीन्स जिस लेवल तक वो इस पार्ट को वायलेट कर रहा है, उस लेवल तक उसे वॉइड करार कर दिया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 3 ऑफ द आर्टिकल 13। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 13, यहाँ पर हमें बताया गया है लॉ की डेफिनेशन के बारे में। हमने पहले तो क्लॉज 1 में बात की है उन लॉज की जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले बने हैं। क्लॉज 2 में हमने बात की है उन लॉज की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बने हैं। बट ये जो वर्ड लॉ यूज हो रहा है दोनों प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रिगार्डिंग और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रिगार्डिंग, इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो ये क्लॉज 3 जो है लॉ की डेफिनेशन को बता रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज 3, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses जिसकी उस समय इंडिया की टेरिटरी में फोर्स होगी एज अ लॉ। और लॉ इन फोर्स इंक्लूड करते हैं सभी लॉज जो बनाए गए लेजिस्लेचर की तरफ से और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो इंडिया में है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपीट, जिन्हें पहले रिपील नहीं किया गया बट वो अभी तक फोर्स में थे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना। And notwithstanding that, any such law or any part thereof may not be done in operation either at all or in particular areas. So ये तो था clause 3 of the article 13. So in clause 4 of article 13 there is wording that अगर आप
आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हो तो ये जो आर्टिकल 13 इटसेल्फ जो है वो 368 की अमेंडमेंट पर नहीं अप्लाई होगा। और इसके बारे में हम बाद में वीडियो के एंड तक डिस्कस कर लेंगे कि वेदर ये ट्रूली जो 368 की अमेंडमेंट के द्वारा चेंजेस लाएंगे हैं वहाँ पर आर्टिकल 13 है वो अप्लाई होता है कि नहीं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बारे में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर हर आर्टिकल के ऊपर डिबेट्स होती थी। आज हम कह देते हैं आर्टिकल 13, बट जब इसे एक ड्राफ्ट की फॉर्म में लाया गया था तो ये आर्टिकल नंबर 8 की फॉर्म में था। तो आर्टिकल नंबर 8 दैट मीन्स जो आज का आर्टिकल 13 है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी ऑन 25, 26 एंड 29 नवंबर 1948 को। और यहाँ पर इस आर्टिकल 8 के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि कोई भी लॉ जो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे इनकंसिस्ट कर रहा तो वो पार्ट वॉइड होगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव की और उस अमेंडमेंट में जो वर्ड थे लॉ एंड लॉ इन फोर्स उनको डिफाइन के लिए टर्म्स उन्होंने डिफाइन की। तो यहाँ पर एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप जो वर्ड कस्टम एंड यूजेस यूज कर रहे हो वो गलत है। इसके साथ आप स्टेट को अथॉरिटी दे रहे हो कि आप कस्टम और यूजेस बना रहे हो, ये तो पीपल की तरफ से, लोगों की तरफ से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर बाद में चेयरपर्सन ने क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसी कोई बात नहीं है और सेकंड अमेंडमेंट मूव की विद टू रिमूव एनी डाउट इन इंटरप्रिटेशन कि ये जो कैसे ये जो वर्ड है लॉ के जो डेफिनेशन के अंडर वर्ड्स आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो सेकंड अमेंडमेंट को सभी ने स्वीकार कर लिया विदाउट एनी डिबेट और ये जो अमेंडेड ड्राफ्ट आर्टिकल था इसे अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से ऑन 29 नवंबर 1948। जब ये डिबेट समरी हुई थी तो यहाँ पर आर्टिकल 8 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1948 का, इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 8, all laws in force immediately before the commencement of this constitution in the territory of India, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। That means same ही था जो अब clause 1 है, clause 2 भी same था जो अब है। और जब डिबेट समरी के दौरान ये आर्टिकल लाया गया था तो यहाँ पर क्लॉज 2 में एक्स्ट्रा वर्डिंग थी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ फॉर द रिमूवल ऑफ एनी इनक्वालिटी, डिस्पैरिटी, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन अराइजिंग आउट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। और जो क्लॉज था वो सेम ही था जो आज चल रहा है, जहाँ पर लॉ की डेफिनेशन जो थी एक्सप्रेस की थी। तो अगर मैं बोलूं कि आर्टिकल 13 ने आज क्या क्या रेवोल्यूशन लाई है और क्या क्या जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 13 की वजह से हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 13 ने अपहोल्ड की है सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली आर्टिकल 13 के द्वारा एक रास्ता बना है जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट का। थर्डली आर्टिकल 13 हमें एनेबल करता है कि हम जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको रिव्यू कर सके। फोर्थली यहाँ पर आर्टिकल 13 के द्वारा पावर दी गई है जुडिशरी को और उसे स्प्रेइंग गाइड जो है वो बना दिया गया है और वो गारंटी करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में वो किसी भी तरह वायलेट नहीं होंगे और उनको इन्फोर्स किया जाएगा। तो फिफ्थली
यहाँ पर आर्टिकल 13 रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और चेक लगा रहा है ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कि आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाओगे जो पार्ट 3 को वायलेट करे और इन डेरोगेशन उसके चले। एंड लास्टली जो राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल है टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्ररी इन्वेजन ऑफ द स्टेट, मतलब इन स्टेट के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी गई है कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिसके साथ पार्ट 3 में दिए गए जो राइट्स हैं, लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं, किसी भी तरह उनको नुकसान पहुंचे। और आप ये जो आर्टिकल 13 है इस तरह पार्ट 3 की प्रोटेक्शन कर रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 1 के बारे में इन डिटेल। जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्लॉज 1 जो डील करता है आर्टिकल 13 का वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर डील करता है और यहाँ पर कहा जाता है कि जब कोई भी लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं इनकंसिस्ट होंगे फंडामेंटल राइट के साथ तो उनकी एक इनकंसिस्टेंसी की एक्सटेंट तक कोर्ट के द्वारा उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, इन फोर्स आया था 26 जनवरी 1915, तब से ही ये फंडामेंटल राइट आज की डेट तक चल रहे हैं। और जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे उनको भी अपनी कंपैटिबिलिटी बनाई रखनी होगी आज के फंडामेंटल राइट के साथ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले जो बने लॉ थे वो आज के पार्ट 3 के अकॉर्डिंग कंसिस्ट नहीं कर रहे होंगे और उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना रहे होंगे तो उनको उनकी उस लेवल तक की नॉन कंपैटिबिलिटी तक उनको वॉइड करार कर दिया जाएगा। सो ये तो था क्लॉज 1 के कंसेप्ट। अब हम आगे बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। दैट मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो हैं उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन जो है सेपरेबिलिटी वो है क्या? सेपरेबिलिटी दैट मीन्स सेपरेट कर देना। इसका मतलब है कि इफ कुछ पार्ट जो स्टैचू के है, एक्ट के है, वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स मैच नहीं कर रहे, उलट चल रहे हैं, तो सारे के सारे स्टैचू को, सारे के सारे एक्ट को वॉइड करार ना करो। इसके बकायदा आप जो क्लॉज इनकंसिस्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर पार्ट 3 से, तो वो आप जो पार्ट है आप उसको निकाल कर वॉइड करार कर दो, बाकी जो लॉ बचता है उसे आप बचा लो। सो एक तरह से आपको फिल्टर करने का तरीका बता देते हैं इसमें। इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट आई थी A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIN 1950। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 1950 उसका सेक्शन नंबर 14 चैलेंज किया गया था। सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर डिटेन किया जाता था तो उसे जरूरी नहीं था, यहाँ पर वर्ड था मे नॉट, अगर चाहो तो आप उसे नहीं बताओगे कि आपको किन ग्राउंड्स पर डिटेंशन की गई है लॉ के अंडर। सो ये तो जो कंसेप्ट था कि आप उनको ग्राउंड्स नहीं बताओगे उनके डिटेंशन का, ये वॉयलेट सीधे सीधे कर रहा था आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप जिस पर्सन को भी अरेस्ट करोगे, डिटेन करोगे, आप उनको ग्राउंड जरूर बताओगे आपको किन बिहाफ पर अरेस्ट किया गया था। सो यहाँ पर डॉक्ट्राइन जो थी सेवरेबिलिटी की वो अप्लाई की गई और उन्होंने कहा कि आप जो सारा एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 उसको सारे को, होल एक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर ना करो, बल्कि जो सेक्शन 40 है उसे आप वॉइड डिक्लेयर करो कि सिर्फ यही पार्ट जो है फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट चल रहा है और उनके साथ नहीं चल रहा है। तो इस डॉक्ट्राइन की मदद से सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी आप अगर बोल दो तो वो कुछ पार्ट जो था वो निकाल दिया गया, सारे एक्ट को उन्होंने कंप्लीट वॉइड करार नहीं किया। आगे हम एक और डॉक्ट्राइन की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। आपने तो सुना ही होगा किसी भी ग्रहण के बारे में। अगर सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है वो कुछ समय के लिए लगता है कुछ हालातों पर,
और आप वेट करो, वो जो शेडोड पार्ट है आप उसको निकालने के लिए टाइम लो। सो यही कुछ कंसेप्ट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगती है। यहाँ पर कहा जाता है कि इफ कुछ लॉज जो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, आप उनको डिक्लेयर वॉइड अब इनिशियो ना करो, बल्कि बट वुड बी unenforceable for a time being, that is such laws are overshadowed by the fundamental right. Thus in the case of non-citizens of India the law may be applicable. वो बोल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, इनकन्सिस्टेंसी हो रही है किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में और फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में, तो आप सारे के सारे शुरू से उस लॉ को वॉइड एब इनिशियो ना करो, बल्कि उस शेडो को रिमूव करने की कोशिश करो और उसको चलता रहने दो। दैट मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के राइट्स हैं, अगर सिटीजन्स के राइट हैं और सभी फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स पर तो एप्लीकेबल नहीं होते, दैट मीन्स वो जो लॉ है नॉन सिटीजन्स पर अभी भी वैलिड है और आप इस तरह उस लॉ को सेपरेट कर सकते हो। दिस वन ट्राई टू मेक इनकंसिस्टेंट लॉज डॉर्मेंट। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सो इसके रिगार्डिंग एक केस आया था बीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1955। तो यहाँ पर एक एक्ट था जिसका नाम था बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947। इसे चैलेंज किया गया। यहाँ पर ऑथराइज जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसे ऑथराइज किया गया कि आप जो मोटर बिजनेस है उस पर आप मोनोपोली कर सकते हो। और पर यहाँ पर हमें पता है कि आर्टिकल 19(1)G के अकॉर्डिंग हर पर्सन का अधिकार है प्रैक्टिस करने का, किसी भी ट्रेड को करने का, किसी भी बिजनेस को करने का अधिकार है। तो यहाँ पर बोला गया था कि नहीं, ये तो वॉयलेट कर रहा है इस 19(1)G को। तो यहाँ पर जो एक्ट था उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया इन 1951 और यहाँ पर इस आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में एक बात बताई गई और ऑथराइज कर दी गई मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग आप इसे पूरे को पूरा वॉइड करार ना करो। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगाकर उन्होंने कहा कि आप वेट करो, आप इसका कुछ और हल निकालो और इस लॉ को वैलिड करार कर दो। तो इस तरह से उन्होंने कंप्लीट उसे वॉइड एब इनिशियो करार नहीं किया और उसको रेमेडी प्रोवाइड की और शेडो जो रिमूव किया और उसे वैलिड रहने दिया। सो इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में। जो जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो यहाँ पर स्टेट को पहले से ही एक जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप ऐसे कोई लॉ नहीं बनाओगे, शैल नॉट मेक, जो किसी भी तरह पार्ट 3 के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करे या एब्रेजेस करें और किसी भी तरह की कंट्रावेंशन करे इस पार्ट के साथ। और जिस भी एक्सटेंट तक वो कंट्रावेंशन होगी वो लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा। दैट वॉइड अब एनी शुरू से ही talks about the post-constitutional law. It says that once the constitution framed and came in effect, then any of the state may not make laws that take away or abridges the fundamental rights of individual, and if done so, then it would be void till the extent of contravention. So this is a plain wording of the article 13 clause 2. आगे हम बात करेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लॉज बने, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर अप्लाई होती है कि सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर? तो यहाँ पर एक केस था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959। उन्होंने कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज नलिटी एंड वॉइड एब इनिशियो एट द इंसेप्शन। जो मेजॉरिटी जजेस थे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी लॉ अगर
पार्ट थर्ड को कंट्रावेंशन कर रहा है और इन डेरोगेशन चल रहा है, तो वो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा वो शुरू से ही वॉइड होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाएगी ही नहीं जो इन डेरोगेशन ऑफ पार्ट थर्ड देयर वाज वर्ड शैल नॉट। सो ये तो था मेजॉरिटी का डिसीजन। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे एक और केस की, जिसका नाम था महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो अप्लाई होता है लॉज ऑन लॉज दैट आर नॉट स्टिल बॉर्न, और आर्टिकल 13 clause 2 applies to stillborn laws. So doctrine of eclipse does not apply to post constitutional law। और इस महेंद्र लाल जैन के केस में भी उन्होंने यही आखिर में डिक्लेयर कर दिया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उन पर अप्लाई नहीं होती। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ओनली अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। So there was a case, State of Gujarat versus Ambika Mills EIR 1974। तो यहाँ पर कुछ लॉ थे और कुछ एक्ट थे जिनको चैलेंज किया गया, जो डील करते थे लेबर वेलफेयर फंड के साथ। यहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शंस जो हैं इस एक्ट के वो अगेंस्ट हैं फंडामेंटल राइट्स के। Since the fact that the laws made by the state after the constitution framed would be declared void if those laws are against the fundamental right. But here the question arose that fundamental rights are only granted to citizens, but what will happen in the case of non-citizens or a company? That is, a company here is the respondent, that is Ambika Mills. It was held by the apex court that since the fundamental rights are only granted to the citizens but not to the company or to any non-citizens, Therefore the Labour Welfare Fund Act is valid। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है, चलो माना कि ये इनडेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट्स, बट फंडामेंटल राइट्स वो सभी सिटीजन्स पर लग रहे हैं और ये हम इसे वॉइड करार नहीं कर सकते फॉर द पर्सन हु बिलोंग्स टू और बिलोंग्स एज कंपनी और एज नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नॉन सिटीजन्स और कंपनी पर ये जो लॉज हैं ये वैलिड ही रहेंगे, चाहे इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, क्योंकि वो तो सिर्फ डील करते हैं सिटीजन्स के एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर एक और केस था, टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में बोला गया था कि कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिटीजन फॉर आर्टिकल 19। जैसे पहले केस में बोला गया था कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, यहाँ पर कॉर्पोरेशन भी सिटीजन्स नहीं है आर्टिकल 19 के कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर एक और केस था, केशव माधव मैनर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इस केस में बोला गया था कि लॉ डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर 13 क्लॉज 1 रिमेन्स ऑपरेटिव फॉर नॉन सिटीजन्स, कि कोई भी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में जो लॉ हमने डिक्लेयर किया है वॉइड, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज था, वो सिटीजन्स के लिए तो वॉइड होगा बट नॉन सिटीजन्स के लिए वो ऑपरेटिव ही रहेगा, उनके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे हम बात करेंगे एक और डॉक्ट्रिन के बारे में और उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर होता है किसी को छोड़ देना, अपना खुद का अधिकार छोड़ देना। यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक तरह की ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है स्टेट के ऊपर कि आप ये जो पर्सन है सिटीजन्स है, हम इनके फंडामेंटल राइट्स जो आप इनको दोगे। तो यहाँ पर नो पर्सन कैन रिलीव द स्टेट फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन। क्या कोई अपना खुद का फंडामेंटल जो राइट है वो छोड़ सकता है और स्टेट को ऑब्लिगेशन दे सकता है कि आप जो मर्जी मेरे साथ करो? नो। जो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है ये अधिकार किसी पर्सन को नहीं देती कि आप अपना फंडामेंटल राइट जो है वो छोड़ो। इसका कारण ये होता है कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट छोड़ रहे होंगे तो यहाँ पर पूरा खतरा है कि आप स्टेट जो है आपको एक्सप्लॉइट करेगी। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट केस था विश्वेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर, जो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के साथ डील करता है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 30 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के बारे में,
जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज में लॉ की डेफिनेशन दी गई थी कि लॉ में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। ऑर्डिनेंस को भी हम लॉ कह सकते हैं, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस जिसकी इंडिया की टेरिटरी में फोर्स है एज अ लॉ। But there are two exceptions to the same. Firstly, the administrative and executive orders are being covered under Article 13, but if their nature is just to give instructions or guidelines, then they would not be covered under Article 13. Article 13 में ये जो concept है orders का, ऑर्डर्स के रिगार्डिंग दो एक्सेप्शंस के हैं। अगर वो ऑर्डर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, बट उस ऑर्डर का नेचर सिर्फ तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस देना है, तो आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज के अंडर लॉ की डेफिनेशन में ये जो ऑर्डर का कंसेप्ट है वो कवर नहीं होगा। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि अगर पर्सनल लॉज जो है वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में कवर नहीं होते, और जो ऑर्डिनेंसेस 123 और 213 में है बताए जाते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये तो था सारा कंसेप्ट आर्टिकल 13(3)(a) का। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के बारे में। देयर इज अ वर्डिंग लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स मतलब जो लॉ पास किए जाएंगे और बनाए जाएंगे लेजिस्लेचर की तरफ से और या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो इंडिया की टेरिटरी में है। और लॉज इन फोर्स इंक्लूड करते हैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो दिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, एंड शर्त है कि वो अभी तक रिपील्ड नहीं हुए होंगे। दैट मीन्स उनको रिपील नहीं किया, अभी तक वो खत्म नहीं हुए। नॉटविथस्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयरऑफ may not be done in operation either at all or in a particular areas। वो किसी एरियाज में आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आर्टिकल 13 की सिर्फ एक कंप्लीट लाइन है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की, और यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी काम करोगे, अमेंडमेंट करोगे अंडर आर्टिकल 368 उस पर इस आर्टिकल का दैट मीन्स आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 एंड 2 का कोई असर नहीं होगा, स्पेशली क्लॉज 2 का। तो यहाँ पर any of the amendment made in Article 360 of Indian Constitution would not be challenged under Article 13. Moreover, if the amendments so made would be against the fundamental right, then also it would not be challenged under Article 13. ये तो थी plain wording of the clause 4. यहाँ पर Article 13 refers to legislative law. That means जो बनाया गया legislature की तरफ से, as opposed to constituent law that is made to amend the constitution, give birth to a landmark doctrine that is basic structure doctrine। तो इस कंट्रोवर्सी के एंड में एक हमारे पास एक और न्यू डॉक्ट्राइन आई जिसे हम बोलते हैं केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। तो आगे हम बात करेंगे कि whether आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। हमने बोला था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो वॉइड होगा और एब इनिशियो शुरू से ही, जो इनडेरोगेटरी होगा फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के साथ। तो बट यहाँ पर क्लॉज 4 में एक एडिशन कर दिया गया था कि 368 के द्वारा बनाई गई कोई भी अमेंडमेंट है उन पर आर्टिकल 13 जो है वो नहीं चलेगा, क्लॉज 2 नहीं चलेगा। अब हम यही देखेंगे कि whether आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। सो पहली बार यहाँ पर एक केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
इसमें कहा गया था कि वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। पहले यही बोल दिया गया कि हाँ 13 क्लॉज 2 है वो 368 पर नहीं लगेगा। सेम ही डिसीजन में एक और डिसीजन आया और यही फॉलो किया गया इस डिसीजन में भी, और इसका नाम था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बट थर्ड केस ऐसा आया जिसने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया और इसका नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया अपने खुद के ही डिसीजन को, और यहाँ कहा गया कि लॉ इंक्लूड्स एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एटसेट्रा, और कोई भी अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स को साइड करेगी उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ के केस में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी लेजिस्लेचर पर, उसको डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो था वो ऐड कर दिया गया, और इसके साथ न्यू क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 13 का क्लॉज 4। बट बाद में 24th अमेंडमेंट की ही वैलिडिटी जो चेक करने के लिए आ गई थी इन केशवानंद भारती केस, और यहाँ पर गोलकनाथ केस को ओवर रूल किया गया और इस 24th अमेंडमेंट को वैलिड करार कर दिया गया, अपहेल्ड कर दिया गया। बट इसके साथ ही यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया गया था केशवानंद भारती की तरफ से, वो कंसेप्ट था बेसिक स्ट्रक्चर का कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें फिर से वही फंडामेंटल राइट्स की ही आ जाती हैं। सो अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13 हमें पावर देता है और हमारे अपेक्स कोड को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन पावर करप्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा पावर जो है वो मैन को करप्ट कर दिया है, और जिसके हिसाब से अगर हम ये एब्सोल्यूट पावर अपनी पार्लियामेंट को देंगे तो पार्लियामेंट के सिस्टम में भी हमारे जो लॉज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया गया था इस आर्टिकल की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 लॉज की थ्योरी होती है, ऑर्डिनरी लॉ एंड सुप्रीम लॉ। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम लॉ है, और देयर इज अ थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, कि आप सेपरेट करके चलोगे सभी की पावर्स को, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाओगे। तो यहाँ पर जो पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट within their jurisdiction to enforce and the power to refuse to enforce and declare them void. So यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर दे दी गई है जुडिशरी को, आप किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ लगती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिट नहीं है तो आप उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो, एंड दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि हम सभी जानते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर इंटेग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड अ पावर हैज बीन वेस्टेड इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है टू डिसाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट्स। So this is a very beautiful power given to the judiciary to maintain the constitutionality or constitution. So first time propounded by the Supreme Court of America in the case of Marbury versus Madison. ये जो judicial review का concept था first time अमेरिकन कोर्ट में डिक्लेयर किया गया था, जिसका नाम था, एक केस का नाम था मार्बरी वर्सेस मेडिसन में, और इससे जुडिशियल रिव्यू को एक्नॉलेज भी किया गया था जो हमारी फेडरल कोर्ट थी इंडिया की अंडर जो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्सप्रेसली इंक्लूड की गई हैं प्रोविजंस
In India, judicial review broadly cover three aspects. First of all, judicial review of legislative action, judicial review for administrative action under Article 32, 226, 136 and Article 227. So, in case of State of Madras versus B.G. Rao, यहाँ पर बोला गया था unlike America, our constitution has express provision for judicial review. Courts are crusaders to protect fundamental rights. Secondly, in केशवानंद भारती केस यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था इस केस की तरफ से इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय अमेंडिंग अंडर आर्टिकल 368. एक और केस था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और यहाँ पर बोला गया था पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और यही पार्ट थी जुडिशियल रिव्यू की. सो ये तो था सारा का सारा आर्टिकल 13. मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी वीडियो बनाने में और इस कंसेप्ट को डिफाइन करने में. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस वीडियो को शेयर करो और लोगों के साथ ताकि वो आप इस आर्टिकल की खूबसूरती के बारे में जान सकें. और मैं फिर से मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. शुक्रिया.